चलो बच्चों, तो आज हम लोग इकोनॉमिक्स में चैप्टर नंबर 7 कंटिन्यू करें, जिसका नाम है इंडियन इकोनॉमी। देखो, इस चैप्टर में कल हमने पॉइंट देखा था इंडियन इकोनॉमी बिफोर इंडिपेंडेंस। आज़ादी से पहले, मतलब जब ब्रिटिशर्स का टाइमिंग था, तब उस वक्त हमारी इंडियन इकोनॉमी की क्या कंडीशन थी वो हमने कल समझा था। और आज हमें देखना है इंडियन इकोनॉमी आफ्टर इंडिपेंडेंस। आफ्टर इंडिपेंडेंस मतलब आज़ादी के बाद अब हमारी इंडियन इकोनॉमी की क्या कंडीशन थी वो अब हमें देखना है। देखो, 1947 में जब ब्रिटिशर्स यहाँ से चले गए थे, अब इंडिया का पूरा कंट्रोल इंडियंस के हाथों में ही है, बराबर ना। यहाँ की गवर्नमेंट के हाथों में अब पूरा कंट्रोल आया और यहाँ की गवर्नमेंट ने इंडिया का डेवलपमेंट करना शुरू किया, प्रोग्रेस करना शुरू कर दिया। लेकिन इसका प्रोग्रेस ऑन द स्पॉट नहीं हुआ कि ब्रिटिशर्स यहाँ से चले गए और ऑन द स्पॉट इंडिया का जो है वो प्रोग्रेस होना शुरू हो गया। ऐसा नहीं था। स्टार्टिंग में हमें बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी थी, क्योंकि जितना टाइम ब्रिटिशर्स यहाँ पे थे ना, 200-300 साल उन्होंने यहाँ पे राज किया था, बराबर। इतना छोटा पीरियड नहीं था, इतना लंबा टाइम उन्होंने यहाँ पर राज किया था। तो उन्होंने इंडिया की हालत बहुत बुरी कर दी थी। समझ जो कि भाई इंडिया को पूरा तहस नहस कर दिया था उन्होंने। और उसके बाद जब हमें आज़ादी मिली, अब इंडिया की खुद की गवर्नमेंट बनी, हमारा कंट्रोल आया इंडिया के ऊपर, तो उसके बाद ऑन द स्पॉट इंडिया का डेवलपमेंट होना स्टार्ट नहीं हो गया। मैंने बोला ना, बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। लेकिन फिर भी इंडियन गवर्नमेंट हारी नहीं, हम लोग हारे नहीं। हम लोगों ने धीरे धीरे डेवलपमेंट करना स्टार्ट कर दिया। और आज अगर देखो, आज की प्रेजेंट कंडीशन देखो, तो इंडिया बहुत आगे है पहले के कंपैरिजन में, बराबर ना, बहुत आगे है। आप लोग खुद ही देखते हो आपके आसपास, कि आपके आसपास अब हर तरह की फैसिलिटीज़ है, ठीक है ना, हर तरह की फैसिलिटीज़ है। आज यहाँ पे सब टेक्नोलॉजीज़ हैं, जो भी चीज़ें चाहिए वो चीज़ें हमें यहाँ पर मिल जाती है इंडिया में ही, है कि नहीं। तो मतलब इंडिया ने प्रोग्रेस तो बहुत अच्छी की है, लेकिन फिर भी हमारी इंडिया आज भी जो है वो डेवलपिंग कंट्री कहलाती है, डेवलप्ड कंट्री नहीं। क्या कहलाती है? डेवलपिंग कंट्री। डेवलप कंट्री अभी भी नहीं कहलाती। क्यों नहीं कहलाती डेवलप कंट्री? तो उनके पीछे हैं कुछ रीज़न। ऑलमोस्ट यहाँ पे देखो, डेवलपमेंट तो काफ़ी हो चुका है हमारे इंडिया का, लेकिन फिर भी डेवलपिंग कंट्री कहलाती है। उसके भी कुछ रीज़न्स हैं, जो रीज़न भी हम लोग इस चैप्टर में ही देखेंगे। लेकिन पहले अभी जो पॉइंट देखे ना, वो यही है इंडियन इकोनॉमी आफ्टर इंडिपेंडेंस, कि इंडिपेंडेंस के बाद इंडिया में कौन कौन से चेंजेस आए, इंडियन इकोनॉमी की कंडीशन क्या है, वो हम लोग देखें। जिसमें सबसे पहला पॉइंट आता है पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम, तो पर कैपिटा इनकम मतलब क्या? याद है पहले आप लोग ऐसा पढ़ते थे, पर कैपिटा इनकम। तो इसका मतलब क्या कहते हैं? कहते हैं पर कैपिटा इनकम मतलब कंट्री की जो टोटल इनकम है ना, कंट्री की टोटल नेशनल इनकम, उसे कंट्री की टोटल पॉपुलेशन के साथ डिवाइड करो, तो हर एक पर्सन की जो एवरेज इनकम आती हो उसे पर कैपिटा इनकम कहते हैं, बराबर ना। कंट्री की टोटल नेशनल इनकम को टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड करो, तो जो एवरेज इनकम मिले उसे हम लोग कहते हैं पर कैपिटा इनकम, बराबर है, ठीक है ना। और पर कैपिटा इनकम अगर इंडिया की बात करें ना, तो इंडिया की पर कैपिटा इनकम अभी भी बाकी के कंट्रीज़ के कंपैरिजन में बहुत पीछे है। एक जैसे आपकी टेक्स्ट बुक में ये रिपोर्ट दी गई है कि अकॉर्डिंग टू ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2013 की रिपोर्ट है ये, कि 2013 में हमारे इंडिया की पर कैपिटा इनकम $5,150 थी। $5,150 पर कैपिटा इनकम। अब $5,000 आपको अगर ज़्यादा लग रहे हो, तो कहते हैं कि उसके कंपैरिजन में जो वर्ल्ड की सबसे डेवलप्ड कंट्री है ना, वर्ल्ड की सबसे डेवलप्ड कंट्री मतलब जो नॉर्वे कंट्री है, नॉर्वे कंट्री पूरे वर्ल्ड में नंबर 1 पे आती है डेवलपमेंट में। नॉर्वे कंट्री की पर कैपिटा इनकम वो 63,909 है, अप्रोक्सीमेट 63,000, और हमारी कितनी है? 5,000। मतलब हमसे 12 गुना ज़्यादा वो उनकी पर कैपिटा इनकम है। तो जस्ट एक अंदाज़ा लगा दो कि भाई नॉर्वे कंट्री जो नंबर 1 पे आती है, मोस्ट डेवलप्ड कंट्री, उसके कंपैरिजन में हमारी इंडिया अभी कौन से पोजीशन पे आ सकती है, ठीक है ना। कि हमारे इंडिया में पर कैपिटा इनकम 5,000 है, 5,000 के आसपास, और नॉर्वे कंट्री में 63,000, हमसे 12 गुना से भी ज़्यादा हो गया, 12 टाइम्स ज़्यादा,
ठीक है। और अगर नॉर्वे की बात न करें तो हमारे जो पड़ोसी देश है ना, हमारे नेबरिंग कंट्री चाइना, चाइना की पर कैपिटा इनकम भी 11,477 है, 11,000, और हमारी 5,000। ठीक है, मतलब चाइना की पर कैपिटा इनकम भी हमसे डबल है, बराबर। और श्रीलंका की बात करें, श्रीलंका छोटा सा देश, आपको पता है ना, साउथ में आया हुआ छोटा सा देश है हमारे इंडिया के पास में। वो श्रीलंका की भी पर कैपिटा इनकम 9,250 है, 9,000, और हमारी 5,000, बराबर। मतलब हम श्रीलंका जैसे छोटे देश से भी अभी पीछे हैं, बराबर। तो ये जस्ट एक एग्जांपल दिया हुआ है आपकी टेक्स्ट बुक में पर कैपिटा इनकम के अकॉर्डिंग, कि जिससे पता चलता है कि हाँ हमारी कंट्री ने डेवलपमेंट किया है, वो बात सही है। आफ्टर इंडिपेंडेंस काफ़ी डेवलपमेंट हुआ है, काफ़ी प्रोग्रेस हुई है, लेकिन अभी भी हम लोग बाकी बहुत सारे देशों से पीछे हैं। अभी अगर एक करंट बात बताऊं आपको, करंटली अगर बताऊं, ठीक है, इनकी रिपोर्ट तो बहुत पुरानी है, अभी करंटली 1-2 दिन पहले ही आपने न्यूज़ में शायद सुना हो कि ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट आया था, और उसके अकॉर्डिंग हमारी कंट्री जो है वो टोटल जितनी भी कंट्रीज़ हैं ना, उनमें से 135 नंबर पे आती है डेवलपमेंट में। कौन से नंबर पे? 135। आज से 1-2 दिन पहले ही न्यूज़ में आया था, 135 नंबर पे है। और फर्स्ट नंबर पे अभी भी नॉर्वे ही है, मोस्ट डेवलप्ड कंट्री नॉर्वे, और हमारी कंट्री 135। मतलब हमसे 134 और भी ऐसी कंट्रीज़ हैं जो हमसे आगे हैं। सही बात कि नहीं, बराबर। तो देखो इंडियन इकोनॉमी में ये पर कैपिटा इनकम जो हमें हमारी कंडीशन बताता है। इसके अलावा दूसरा देखें तो हमारी कंट्री के 3 सेक्टर्स, ठीक है ना, मेन 3 सेक्टर, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रीज, सर्विस, ये तीनों सेक्टर के बारे में समझें। तो जिनमें सबसे पहले एग्रीकल्चर के बारे में, एग्रीकल्चरल सेक्टर, तो हमारी कंट्री तो हमेशा से एग्रीकल्चरल कंट्री ही कहलाती है ना, बराबर ना। हमारा देश खेती प्रधान देश कहलाता है, एग्रीकल्चरल कंट्री। और हमेशा से यहाँ का मेन ऑक्यूपेशन भी, मेन वर्क भी कौन सा कहलाया? एग्रीकल्चर ही कहलाया। लेकिन पता है ये डेवलपमेंट का रूल है, सिर्फ हमारे देश का नहीं, सभी देशों में ये डेवलपमेंट का रूल है कि कोई भी कंट्री में जब प्रोग्रेस शुरू होती है ना, डेवलपमेंट समझो शुरू होता है ना, तब उस वक्त एग्रीकल्चर ज़्यादा होता है, इंडस्ट्रीज़ और सर्विस सेक्टर कम होते हैं। लेकिन धीरे धीरे जैसे डेवलपमेंट होता जाता है ना, तो एग्रीकल्चर कम होता जाता है, इंडस्ट्रियल सेक्टर बढ़ता है, और सर्विस सेक्टर सबसे ज़्यादा बढ़ जाता है, बराबर। तो कहलाता है कि हाँ भाई उस कंट्री में प्रॉपर डेवलपमेंट हुआ। ठीक है, सेक्टर तीनों ज़रूरी है, कोई भी सेक्टर बंद नहीं कर सकते कि कोई कंट्री में एग्रीकल्चर होता ही ना हो, खेती होती ही ना हो, ऐसा कोई देश है? बिल्कुल भी नहीं। हर देश में एग्रीकल्चर भी होगा, उसमें से फिर बनाने वाली चीज़ों के लिए इंडस्ट्रीज़ भी होगी, और आखिरी में सर्विस सेक्टर भी होगा। और कंट्री के डेवलपमेंट के लिए सर्विस सेक्टर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कि अगर सर्विस सेक्टर का डेवलपमेंट जितना ज़्यादा, तो उतना समझो कंट्री का डेवलपमेंट भी ज़्यादा। तो हमारी कंट्री तो एग्रीकल्चरल कंट्री है ना, हमेशा से जो है वो यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा लोग एग्रीकल्चर में जुड़े हुए हैं। कहते हैं जब आज़ादी मिली थी ना 1947, तब उसके आसपास हमारी कंट्री की 72% पॉपुलेशन एग्रीकल्चर के वर्क में जुड़ी हुई थी। कितनी पॉपुलेशन? 72%। जस्ट इमेजिन करो आप लोग, बराबर। 3/4 पॉपुलेशन, 72% जितनी पॉपुलेशन खाली खेती करती थी, बराबर ना। लेकिन फिर धीरे धीरे जैसे डेवलपमेंट होता गया, तो हाँ एग्रीकल्चर का प्रपोर्शन कम होता गया, इंडस्ट्रियल और सर्विस सेक्टर इंक्रीज़ होते गए, बराबर। कि जब आज़ादी के वक्त 72% लोग एग्रीकल्चर में जुड़े हुए थे, जो धीरे धीरे कम होके 2000 के आसपास, 2001-2 में 58% हो गए। 58% लोग एग्रीकल्चर में जुड़े हुए हैं। और 2013-14 की रिपोर्ट कहती है, आज से 6 साल पहले 13-14 की रिपोर्ट कहती है 49% लोग एग्रीकल्चर में जुड़े हुए हैं। 49% मतलब अप्रोक्सीमेट आधी हो गई ना अभी भी पॉपुलेशन। इंडिया की आधी पॉपुलेशन अभी भी खेती करती है। पता है ये भी एक रीज़न है कि हमारी कंट्री में जो है वो प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं है, क्योंकि अभी भी 49% लोग जो है वो खेती करते हैं। अब इसमें है ना, इतने लोगों की ज़रूर भी नहीं है, फिर भी इतने सारे लोग खेती में जुड़े हुए हैं। जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूँ, इसमें नहीं है लेकिन जस्ट बता रहा हूँ।
ऑस्ट्रेलिया जैसी कंट्री है ना, ऑस्ट्रेलिया, बराबर, इतनी डेवलप कंट्रीज़ में से मानी जाती है, उस कंट्री में भी एग्रीकल्चर चलता है, लेकिन उस कंट्री में पूरी पॉपुलेशन के सिर्फ 2%, कितने, सिर्फ और सिर्फ 2% लोग एग्रीकल्चर करते हैं, बाकी के सभी लोग इंडस्ट्रियल और सर्विस सेक्टर में जुड़े हुए हैं। इसी वजह से वो इतनी डेवलप कंट्री है, बराबर, सिर्फ 2%, और 2% लोग भी इतनी पूरी खेती कर लेते हैं कि पूरे देश में खाना पूरा हो जाता है, ठीक है ना, उसमें इतनी खेती हो जाती है कि पूरे देश में खाना पहुंच जाए। और हमारी कंट्री में 49%, कहाँ 2% और कहाँ 49% लोग, बराबर ना। तो इतने ज़्यादा लोगों की ज़रूरी नहीं है। रियली ऐसा माना जाता है कि हमारे देश में सिर्फ 5% लोग भी अगर खेती करें ना, तो भी इतना अनाज हो जाएगा कि पूरे देश के लोग खा लें, तो भी भरपूर जो है वह एग्रीकल्चर पूरा हो जाएगा, है ना, सब चीज़ें हो जाएगी। और अगर बाकी के लोग, सिर्फ 5% लोग अगर एग्रीकल्चर करें और बाकी के लोग अगर इंडस्ट्रियल और सर्विस सेक्टर में जुड़ जाए ना और उसमें डेवलपमेंट करें ना, तो हमारी कंट्री बहुत जल्दी आगे बढ़ेगी। लेकिन यहाँ के जो फार्मर्स हैं उन्हें ऑलमोस्ट दूसरा वर्क आता नहीं है, और इसकी वजह से वो सिर्फ एग्रीकल्चर में ही जुड़े रहते हैं, और हमारी कंट्री थोड़ी सी पीछे रह जाती है फिर, है कि नहीं, समझ आ रही है ना बात है। फिर एग्रीकल्चर के बाद आता है इंडस्ट्रियल सेक्टर। तो जैसे मैंने बताया कि जैसे जैसे डेवलपमेंट होता है तो एग्रीकल्चर कम होता जाता है, इंडस्ट्रीज़ बढ़ती जाती है। तो हमारे यहाँ पे भी ऐसा ही हुआ कि इंडस्ट्रीज़ बढ़ती गई और इंडस्ट्रीज़ में काम करने वाले लोग भी बढ़ते गए। अब इंडस्ट्रीज़ के साथ जुड़े हुए लोग, जो इंडस्ट्रीज़ में जितनी भी एम्प्लॉयमेंट आती है, अगर उसकी बात करें तो कहते हैं आज़ादी के वक्त सिर्फ 10% पीपल वो इंडस्ट्रीज़ में जुड़े हुए थे। कितने, सिर्फ 10% लोग, क्योंकि आज़ादी के वक्त 72% लोग तो वहाँ पे थे एग्रीकल्चर में, बाकी बचे हुए में से 10% लोग इंडस्ट्रीज़ में जुड़े हुए थे। लेकिन फिर धीरे धीरे इंक्रीज़ हुआ। ईयर 2000 के आसपास 18% लोग वो इंडस्ट्रीज़ के साथ जुड़े, और 2011-12 आज से 10 साल पहले समझो, तब जो है वो 24% लोग इंडस्ट्रीज़ में जुड़े हुए थे, बराबर ना। तो मतलब देखो इंडस्ट्रीज़ धीरे धीरे प्रोग्रेस कर रही थी। अब अगर इंडस्ट्रीज़ का हिस्सा देखें ना हमारी नेशनल इनकम में, कि नेशनल इनकम जो हमारी बनती है उसमें इंडस्ट्रीज़ के कितने रुपए आते हैं, तो कहते हैं आज़ादी के वक्त इंडस्ट्रीज़ के 16% जितना शेयर वो नेशनल इनकम में जाता था। मतलब पूरे देश की जितनी भी इनकम बनती ना, उसमें से 16% वो इंडस्ट्रीज़ में से इनकम होती थी। और 2013-14 में वो इंक्रीज़ होकर 26% हो गई। मतलब अब अप्रॉक्सीमेट 26 to 27% जितनी इनकम वो सिर्फ इंडस्ट्रीज़ में से होती है, इंडिया में जितनी भी इंडस्ट्रीज़ है वो, ठीक है। और इवन के जो हमें एक्सपोर्ट की इनकम भी मिलती है ना, यहाँ से बाहर के देशों में जब एक्सपोर्ट किया जाता है चीज़ें, जो भी चीज़ें एक्सपोर्ट करते हैं, तो उसमें भी इंडस्ट्रीज़ की इनकम अप्रॉक्सीमेट 66% है। मतलब यहाँ से जितनी भी चीज़ें बाहर एक्सपोर्ट की जाती है ना, उनमें से 66% चीज़ें वो इंडस्ट्रीज़ की बनी हुई होती हैं, ठीक है। तो हाँ, इंडस्ट्रीज़ का डेवलपमेंट बहुत अच्छा हुआ, लेकिन फिर भी इतना ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ का डेवलपमेंट नहीं है कि हमारी कंट्री को इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशन कहा जाए या इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्री कहा जाए हमारे देश को। इतनी ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ अभी तक यहाँ पर बनी नहीं है, बराबर। अब इंडस्ट्रीज़ के बाद दूसरा आता है, वो आता है सर्विस सेक्टर। मैंने आपको पहले ही बताया, देखो सर्विस सेक्टर में कौन कौन सी चीज़ें होती हैं। सर्विस सेक्टर में हमारी कंट्री की मेन सर्विसेज मानी जाती है, जैसे कि एजुकेशन की सर्विस, ट्रांसपोर्ट की सर्विस, हॉस्पिटल की सर्विस, पोस्ट ऑफिस की सर्विस, टेलीफोन की सर्विस, कम्युनिकेशन की सर्विस, ये सब सर्विस, बराबर, कि जिनमें कोई प्रोडक्ट नहीं बेचा जाता, लेकिन ये सर्विस जैसे बैंकिंग, इंश्योरेंस, ये सब सर्विस कहलाई। और ये सभी सर्विस हमारी कंट्री के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। कोई भी कंट्री में जितनी सर्विस बेटर होगी ना, तो उतनी वो कंट्री ज़्यादा डेवलप करेगी, बराबर ना। और हमारी कंट्री में भी अगर देखो ना, तो सर्विस सेक्टर में पहले कितने लोग जुड़े हुए थे और अब कितने हैं। तो जब आज़ादी मिली थी उसमें हमारे सर्विस सेक्टर में 17% लोग जुड़े हुए थे। कितने, 17% के आसपास लोग जुड़े हुए थे।
2001 में 25% हो गए और 2011-12 में 27% लोग, बराबर। अभी भी ये कम है, मैंने बताया ना। अभी भी प्रेजेंट में 50% लोग वो किस में जुड़े हुए हैं, एग्रीकल्चर में। और बाकी के जो 50% है ना, उसमें आधे आधे समझो, अंदाजे से आधे आधे समझो। बाकी के 50% में से आधे इंडस्ट्रीज़ में और आधे सर्विस में जुड़े हुए हैं, जबकि सर्विस सेक्टर का इंक्रीमेंट ज़्यादा होना चाहिए। अप्रॉक्सीमेट 50-60% लोग सर्विस सेक्टर में जुड़ जाए ना, तो कंट्री जल्दी से डेवलप करेगी, बराबर। और हमारी इनकम में अगर इसका हिस्सा देखें ना, सर्विस सेक्टर में हमारी इनकम का अगर हिस्सा देखें, तो वो जब आज़ादी मिली थी तब 30% इनकम वो सर्विस सेक्टर में से आती थी। टोटल जितनी भी नेशनल इनकम है उसमें से 30% जितना हिस्सा वो सर्विस सेक्टर का था। 2001-2 में ये अप्रॉक्सीमेट 50% जितना हो गया और 2014-15 में भी 52%। मतलब अभी भी जो है वो जितनी भी हमारी कंट्री की इनकम होती है ना, टोटल नेशनल इनकम, पूरे देश की इनकम, उस इनकम में से 52% जितना हिस्सा सर्विस सेक्टर में से आता है। तो मतलब देखो, हमारी कंट्री में सर्विस सेक्टर ने प्रोग्रेस तो बहुत अच्छी की है, लेकिन फिर भी उतनी प्रोग्रेस नहीं जितने दूसरे डेवलप्ड नेशन में हो चुकी है, बराबर। आज भी यहाँ की सर्विस सेक्टर है ना, बहुत लैग खाती है। लैग मतलब कि भाई बहुत ही, समझो कि भाई पीछे रहती है। एजुकेशन देखो तो एजुकेशन सर्विस में भी बहुत प्रॉब्लम्स। ट्रांसपोर्ट में देखो तो रेलवे में जाओ, रेलवे कभी टाइम टू टाइम आती नहीं है। लगती है कि भाई हम कोई सर्विस में बैठे हैं, हाँ, कि कोई अच्छी जगह पे बैठे हैं, ऐसा लगता है? बिल्कुल भी नहीं। सर्विस सेक्टर इन चीज़ों, इन छोटी छोटी चीज़ों की वजह से पीछे हो चुका है, बराबर। सर्विस सेक्टर के बाद दूसरा आता है, वो आता है पॉपुलेशन ग्रोथ। ठीक है, अब इनके बारे में, अब पॉपुलेशन के बारे में तो आपको पता ही है कि हमारी इंडिया की पॉपुलेशन समझो नॉन स्टॉप इंक्रीज़ होती ही जा रही है हर साल। और ये पॉपुलेशन भी हमारे लिए बहुत बड़ी टेंशन है ना। हमारे देश को बहुत बड़ी टेंशन है ये पॉपुलेशन की, क्योंकि इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन की वजह से ही हमारी कंट्री का डेवलपमेंट रुका हुआ है, क्योंकि यहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, बराबर ना। अप्रॉक्सीमेट कहा जाता है कि हर साल 1.5% जितनी पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रही है। 1.5% हर साल, समझ रहे हो? मतलब अगर हर एक देश में पॉपुलेशन बढ़ती है, नो डाउट, लेकिन वो पॉपुलेशन का रेशियो है ना 1% से भी कम होना चाहिए। हर साल का इंक्रीमेंट 1% से भी कम होना चाहिए, जबकि यहाँ कितना हो रहा है? 1.5%। अप्रॉक्सीमेट अगर कहा जाए ना, अंदाजे से, नंबर तो हर साल बदलते हैं, लेकिन अंदाजे से हर साल हमारे यहाँ पर 70-80 लाख के आसपास पॉपुलेशन इंक्रीज़ होती है। कितनी? 70-80 लाख के आसपास। जस्ट इमेजिन तो करो, 70-80 लाख हर साल बढ़ रही है, बराबर। तो ये पॉपुलेशन समझो एक तरह से क्या कहते हैं, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन कहते हैं इसे, कि हाँ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हुआ है, इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन यहाँ इंक्रीज़ हो रही है। जब आज़ादी मिली थी ना, जब आज़ादी मिली थी तब हमारी इंडिया में पॉपुलेशन कितनी थी पता है? सिर्फ 36 करोड़। कितनी? 36 करोड़, बराबर। और आज अगर हम लोग कहें ना कि 2021 में, अब अगले साल पता है सेंसस होगा, तो माना जाता है कि अप्रॉक्सीमेट 130 के आसपास हमारी पॉपुलेशन होगी। वो तो अगले साल 2021 में सेंसस होगा तो पता चलेगा। लेकिन जस्ट इमेजिन तो करो कि 1950 में जब आज़ादी मिली तब 36 करोड़ के आसपास, और अभी 130। मतलब आज़ादी के बाद अभी तक, जस्ट इमेजिन है, जस्ट नंबर बता रहा हूँ, आज़ादी के बाद अभी तक कुछ 73-74 ईयर्स के आसपास हुए हैं हमें, और इतने सालों में 100 करोड़ से ज़्यादा पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो चुकी है। ठीक है, अभी तो आज़ादी को 100 साल भी नहीं हुए हैं और पॉपुलेशन 100 करोड़ से ज़्यादा पहुंच चुकी है ना, बढ़ चुकी है। मतलब हर साल तो एवरेज अगर गिनो ना तो 70-80 लाख नहीं, हर साल 1 करोड़ से ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ जाती है, बराबर ना। ऐसे अगर एवरेज निकालो तो हर साल 1 करोड़ से ज़्यादा पॉपुलेशन इंडिया में बढ़ रही है। तभी तो आज़ादी के बाद से लेकर अभी तक 100 साल तो पूरे नहीं हुए, लेकिन पॉपुलेशन 100 करोड़ से ऊपर पहुंच चुकी है हमारी। सही बात कि नहीं? तो यहाँ पॉपुलेशन ग्रोथ वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। 1950 के आसपास जब आज़ादी मिली थी तब 36 करोड़ थी। 2001 में
2001 में 102 करोड़ पहुंच गई, और 2011 जो लास्ट जो है वो सेंसस हुआ था तब 121 करोड़ थी, 121 करोड़ बराबर 2011 में। अब 2021 में अगले साल होगा ना सेंसस, तब देखेंगे कि कितनी पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो चुकी है बराबर। ये पॉपुलेशन ग्रोथ बहुत बड़ी प्रॉब्लम कहलाती है। उनके बाद आता है पॉवर्टी गरीबी। ये भी तो हमारी कंट्री की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ना, कि जिसकी वजह से हमारी कंट्री वो बहुत पीछे रहती है, डेवलप्ड नहीं हुई अभी तक। ठीक है, यहाँ पर पॉवर्टी जब आज़ादी मिली ना तब बहुत ज़्यादा थी पॉवर्टी, अब कम हो चुकी है। ठीक है, पॉवर्टी कम है लेकिन फिर भी है अभी तक, पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुई। ठीक है, पूरी तरह से तो कोई भी देश में ख़त्म नहीं होगी। नॉर्वे जैसा डेवलप्ड कंट्री है उसमें भी तो पुअर पर्सन रहते होंगे ना, कि वहाँ सब रिच पर्सन रहते हैं, सब महलों में रहते हैं, ऐसा है नहीं, वहाँ पे भी पुअर्टी होगी, वहाँ पे भी गरीब लोग रहते हैं, लेकिन वो पॉवर्टी वो कंट्री के डेवलपमेंट में रुकावट पैदा नहीं करती। जबकि हमारी कंट्री में जो पॉवर्टी है ना वो हमारे डेवलपमेंट में रुकावट पैदा करती है। हमारी कंट्री की पॉवर्टी अगर देखें तो जब आज़ादी मिली थी उसके आसपास हमारी कंट्री की पॉवर्टी 54% थी, 54.9, मतलब आधी से ज़्यादा पॉपुलेशन हमारी कंट्री में पुअर मानी जाती थी। उसके बाद 1993-94 के आसपास वो पॉवर्टी कम हो के 45% हो गई, 2004-05 में 37% और 2011-12 जो लास्ट टाइम सेंसस हुआ था उसमें 21%। कि चलो 50% से 21% पे हमारी पॉवर्टी आ गई, मतलब पॉवर्टी कम हुई है, गरीबी कम हुई है, लेकिन फिर भी 21% ये बहुत बड़ा नंबर है। अभी भी 21% इतनी पॉपुलेशन अगर पुअर है तो मतलब ये भी बहुत बड़ा नंबर कहलाया। अभी समझ आ रही है बात? ठीक है, पॉवर्टी के बाद अनएम्प्लॉयमेंट मतलब बेरोजगारी, ये भी पॉवर्टी जैसी ही प्रॉब्लम ना, बराबर ना, पॉवर्टी जैसी ही ये भी बड़ी प्रॉब्लम है। यहाँ पर भी बेरोजगार बहुत ज़्यादा है बराबर। अप्रॉक्सीमेट ऐसे समझो ना, हर साल जितनी पॉपुलेशन बढ़ती है ना, जैसे हमने पॉपुलेशन में एवरेज देखा, हर साल 70-80 या 1 करोड़ लोग ज़्यादा पैदा होते हैं। और उनमें से समझो भाई जितने लोग ग्रेजुएशन कर रहे हैं हर साल, जो कॉलेज में पढ़ाई पास करके आते हैं, तो वो भी अप्रॉक्सीमेट 50-60 लाख हैं हर साल। 50-60 लाख लोग वो अपनी एजुकेशन पूरी करके नौकरी ढूंढने लगते हैं। तो हर साल 50 लाख अगर अप्रॉक्सीमेट भी गिन लो अंदाजे से, तो हर साल 50 लाख नई नौकरियां चाहिए। तो क्या सरकार या कोई प्राइवेट कंपनी कोई भी हर साल नई 50 लाख नौकरियां पैदा करती है? बिल्कुल भी नहीं ना। हर साल नई नौकरियां कहाँ से आती है? 50 लाख लोग तो पास होकर निकल जाते हैं, लेकिन हर साल नौकरियां कहाँ से आती है? तो फिर क्या होगा? नौकरियां उसके कंपैरिजन में पता है कितनी होती है? 10 या 20 लाख। 50 लाख के सामने हर साल सिर्फ 10 या 20 लाख ही नई नौकरियां मिलती हैं, तो बाकी के 30 लाख लोग वो हर साल अनएम्प्लॉयड हो जाते हैं, हर साल वो लोग बेरोजगार हो जाते हैं इसमें। तो ये अनएम्प्लॉयमेंट भी तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ना, बराबर ना। कहते हैं कि भाई अप्रोक्सीमेट जब 1999-2000 के आसपास हमारे यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट 7% जितनी थी, 7%। ये छोटे परसेंटेज नहीं गिनना, ये भी बहुत बड़े परसेंटेज हैं, जो कम होके 2004-05 में इंक्रीज़ हुई थी। 2004-05 तक तो इंक्रीज़ होके 8% हुई थी, क्योंकि उस वक्त बेरोज़गारी बहुत बढ़ चुकी थी यहाँ पर। 2009-10 या 11-12 जो लास्ट सेंसस हुआ था उसमें 5.6% अनएम्प्लॉयड, मतलब कि आज भी हमारे देश में 5% लोग ऐसे हैं जो अनएम्प्लॉयड हैं, बेरोज़गार हैं। ये 5% चलो भले ही छोटे नंबर लग रहे हैं परसेंटेज में, लेकिन अमाउंट वाइज ये बहुत बड़े हैं, जो करोड़ों में आ जाते हैं, बराबर ना। तो ये अनएम्प्लॉयमेंट ये भी तो हमारी कंट्री की बड़ी प्रॉब्लम है। या दूसरा ह्यूमन डेवलपमेंट। अगर ह्यूमन डेवलपमेंट की बात करें, ह्यूमन डेवलपमेंट मतलब क्या कहा जाता है? आपको याद है इसमें भी और पहले भी आपको आता था लास्ट ईयर भी, कि जनरली वर्ल्ड वाइड यूनाइटेड नेशन जब ये ह्यूमन डेवलपमेंट चेक करता है हर कंट्री का, तो उसमें 3 चीज़ें चेक की जाती हैं, 3 चीज़ें उसमें चेक की जाती हैं।
एक तो एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी, कि एवरेज लाइफ इंडिया में रहने वाले जितने भी लोग हैं उनकी एवरेज लाइफ कितनी है, कि जिससे हमारी कंट्री की मेडिकल फैसिलिटी पता चलती है। दूसरा लिटरेसी चेक करते हैं कि यहाँ पर एजुकेशन कितनी लेवल तक है, बराबर, ह्यूमन डेवलपमेंट चेक करने के लिए। और तीसरा पर कैपिटा इनकम चेक करते हैं कि हर एक पर्सन की एवरेज इनकम कितनी है। इसके हिसाब से फिर ह्यूमन डेवलपमेंट डिसाइड किया जाता है और एक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बनाया जाता है, ठीक है ना। क्या बनाया जाता है? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। इंडेक्स मतलब कि एक लिस्ट बनाई जाती है जिसमें पता चलता है कि सबसे ज़्यादा ह्यूमन डेवलपमेंट कौन सी कंट्री का है और सबसे कम कौन सी कंट्री का है, ऐसे रैंक दिया जाता है। जिसमें 2000 में हमारा ह्यूमन डेवलपमेंट 0.463 था। कितना? 0.463, ठीक है। ह्यूमन डेवलपमेंट मेज़र किया जाता है 0 और 1 के बीच में। जितना ज़्यादा ह्यूमन डेवलपमेंट उतना ज़्यादा अच्छा, कि 2000 में 0.463, 2010 में बढ़कर वो 0.54 हो गया, 0.5। मतलब ये थोड़ा इंक्रीज़ हुआ ना। जब 0.8 0.9 के आसपास पहुँचे ना अगर, तो कहलाता है कि हमारी कंट्री डेवलप कंट्री हो गई। अभी तक नहीं। 2013 में लास्ट मेज़र हुआ था ना, उसमें भी 0.586 था। 0.58 मतलब 0.58, बराबर ना। अभी भी 1 के आसपास भी नहीं है हमारा ह्यूमन डेवलपमेंट। और रैंक वाइज देखें तो पूरे वर्ल्ड में जितनी कंट्रीज़ उसमें जुड़ी हुई है ना, 187 कंट्रीज़ हैं पूरे वर्ल्ड में। 187 कंट्रीज़, उस 187 में से हमारी कंट्री का रैंक 136 था 2013 में। कितना था? 136। और अभी जो मैंने बताया ना 2 दिन पहले ही न्यूज़ आई थी, पहले भी बताया कि उसमें रैंक आया था 135, एक नंबर आगे पहुँचे हम लोग, बराबर। मतलब अप्रोक्सीमेट समझो 7 साल लगे हमें एक नंबर आगे बढ़ने में। 2013 में 136 था और अभी करंटली 135 के आसपास पहुंचा, ठीक है ना। 7 साल लगते हैं एक रैंक आगे बढ़ने में। तो अगर इसके हिसाब से हमारी स्पीड चल रही है तो समझो कि भाई फर्स्ट रैंक या तो डेवलप कंट्रीज़ में पहुंचते पहुंचते हमें कितना टाइम लगेगा, बराबर ना। एक अंदाज़ा लगा सकते हैं ना हम लोग, ठीक है। तो देखो हमारी कंट्री में ये जो आफ्टर इंडिपेंडेंस है, कि इंडिपेंडेंस के बाद प्रोग्रेस हुई है, नो डाउट हुई है, ऐसा नहीं है नहीं हुई है, लेकिन बहुत स्लो प्रोग्रेस है बाकी के कंट्री के कंपैरिजन में, बराबर। और अब अगर इसे फास्ट करना है ना, तो उन सब की जिम्मेदारी किसके ऊपर आती है पता है? आप जैसे यंग पीपल के ऊपर, आप जैसे लोगों के ऊपर ये जिम्मेदारी आती है कि नहीं, अब हमारे देश को हमें जल्दी से डेवलप करना है। जस्ट इसमें ये टॉपिक तो कंप्लीट हुआ है, जस्ट एक पॉइंट बता रहा हूँ कि आज से सालों पहले पता है अब्दुल कलाम थे कि जिन्होंने विज़न 2020 देखा था। आप लोगों ने शायद सुना भी हो, है ना, या पढ़ा हो कहीं पर। अब्दुल कलाम ने एक सपना देखा था कि भाई ईयर 2020 तक हमारी कंट्री वो डेवलप कंट्री हो जाएगी, है ना। ऐसे उन्होंने सपना देखा था और उन्होंने सबको कहा था कि हमारी कंट्री को डेवलप कंट्री बनाना है तो वो सिर्फ़ और सिर्फ हमारे जो यंग पीपल हैं, आप जैसे जो यंग पीपल हैं, उनके हाथ में ये है। लेकिन अब्दुल कलाम का वो सपना सच नहीं हो पाया। 2020 ख़त्म होने को आया है, बराबर ना। 2021 अब शुरू हो जाएगा, 2020 ख़त्म होने को आया, लेकिन अब्दुल कलाम का वो सपना शायद पूरा नहीं हो पाया कि हमारी कंट्री अभी तक डेवलप्ड नहीं बनी। क्यों नहीं हुई डेवलप्ड? वो भी हमारी वजह से ही, क्योंकि हम लोगों ने जितना काम करना चाहिए था वैसा काम हम लोग कर पाए नहीं, है कि नहीं। क्या करना है पता है? कुछ भी नहीं करना है। सिर्फ आप लोग अपना जो भी काम कर रहे हो ना, वो इतनी बेस्ट तरीके से करो कि नहीं, मुझे मेरे देश के लिए कुछ करना है, कुछ ऐसा काम करूँ कि जिससे पूरी सोसाइटी को फ़ायदा हो। खाली हर एक पर्सन इतना सोचकर काम करे ना, तो कंट्री 2 सालों में डेवलप्ड हो जाएगी, ये गारंटी है। अगर हर पर्सन ये सोच के काम करे कि नहीं, मैं ईमानदारी से काम करूँगा और अपने देश के फ़ायदे के लिए काम करूँगा, कुछ ऐसा काम कि जिससे पूरी सोसाइटी को फ़ायदा हो, तो कंट्री का डेवलपमेंट भी उतना ही फास्ट होगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा, बराबर। समझ आई बात? तो देखो अब जैसे हमने यहाँ पर ये पॉइंट्स देखे ना, अब इस चैप्टर में आखिरी पॉइंट है कि हमारी कंट्री क्यों डेवलपिंग कंट्री कहलाती है। हमने
देखे तो सही ऑलमोस्ट पॉइंट इसमें आ चुके हैं, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स जो हम लोग अब कल के वीडियोज़ में देखेंगे। ओके, थैंक यू।